नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नासा का इनसाइट रोबोट मंगल ग्रह पर उतरा। पृथ्वी के बाद अब मंगल होगा साइस्मिक उपकरणों द्वारा परीक्षण किए जाने वाला दूसरा ग्रह। इसरो के PSLV C-43 अंतरिक्ष यान से भारत के उच्च तकनीकी हाइसिस उपग्रह के साथ 30 विदेशी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित। नीति आयोग ने जल पुनर्चक्रण तथा पुनर्उपयोग के लिए शहरी प्रबंधन कार्यक्रम का दूसरा चरण आरंभ किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सत्यम कार्यक्रम के लिए वैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2018। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा का इनसाइट अंतरिक्षयान 26 नवंबर को मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया। पृथ्वी से यहां तक पहुंचने के लिए अंतरिक्षयान ने 54 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की यात्रा की। ये पहला रोबोटिक अंतरिक्षयान है जो विशेष उपकरणों की मदद से एक दूरस्थ दुनिया में सतह के नीचे साइस्मिक कंपन की जांच करेगा। अब तक ये जांच सिर्फ पृथ्वी पर की गई थी। रोबोट उन आंकड़ों को भी इकट्ठा करेगा जिनके अध्ययन से मंगल ग्रह की उत्पत्ति को समझने में मदद मिलेगी। इनसाइट अंतरिक्षयान को मंगल तक पहुंचने में 6 महीने लगे और ये अब लाल ग्रह पर 687 दिनों तक रहेगा। ये समय मंगल ग्रह के लगभग 1 वर्ष के बराबर है। पेश है इस ऐतिहासिक घटना पर ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। 6 महीने तक अंतरिक्ष की यात्रा के बाद मंगल ग्रह के लिए नासा का अभियान इनसाइट 26 नवंबर 2018 को मंगल ग्रह की सतह पर उतरा। इनसाइट का पूरा नाम इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग साइस्मिक इन्वेस्टिगेशंस, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट है, जो मंगल ग्रह के उन अंदरूनी क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करेगा जिनके बारे में अभी तक बेहद कम जानकारी है। इस अंतरिक्षयान को इस वर्ष 5 मई को प्रक्षेपित किया गया था। यह अंतरिक्षयान धरती के 687 दिनों के बराबर मंगल ग्रह पर रहेगा तथा ग्रह की सतह के अंदरूनी भागों की जानकारी प्राप्त करेगा। इस अभियान से वैज्ञानिकों को धरती समेत ऐसे सभी ग्रहों की उत्पत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी जहां पर चट्टानें हैं। मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए इनसाइट ने 54 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान अंतरिक्ष में उसकी अधिकतम रफ्तार 19,795 किलोमीटर प्रति घंटे रही। इसमें मार्को नामक 2 घनाकार उपग्रह थे। सुदूर अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले ये पहले घनाकार उपग्रह थे। इनसाइट के मंगल ग्रह के वातावरण में प्रवेश करने के बाद मार्को ने उससे जुड़े आंकड़े साझा किए। मंगल ग्रह पर एक पैराशूट और 12 रेट्रो रॉकेट की मदद से उतरने से पहले इनसाइट ने लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना किया। इस तापमान पर स्टील भी गल जाता है। मंगल ग्रह की सतह पर उतरने के लिए इनसाइट को रोबोट से मार्गदर्शन मिला, जो एक कठिन कार्य था। उसे मंगल ग्रह की सतह पर आसानी से उतरने के लिए 19,795 किलोमीटर प्रति घंटे से मात्र 8 किलोमीटर प्रति घंटे तक रफ्तार धीमी करनी थी। Landing on Mars is never a foregone conclusion, and less than half of the times we've tried to either get into orbit or land on Mars, we have not been successful. So you might ask yourself, why is that? We've tried a lot. Why is it just not simple, easy thing that we can do every day? So if we go to the first graphic, I can give you a little bit of explanation of that. So on the Earth, we have a very large gravitational field, but we have a thick atmosphere that's very big. So we can actually dissipate the energy for entry vehicles pretty easily with that thick atmosphere, and usually can get a good soft landing, usually in the ocean, for Apollo at least. The Moon, on the other hand, doesn't have much of a gravitational pull, and it has no atmosphere, so that makes it a little bit easier as well to land on the Moon using propulsive technology. Mars is basically the worst of both worlds. We have an atmosphere that's about 1% of the Earth's atmosphere, and yet we have a gravitational field that's about 1/3 of the pole of Earth. And so what that means is we have very little energy in the atmosphere that we can dissipate. As we enter the atmosphere, we have very little ability to slow down until we get to the surface. So it makes it very challenging for us. सतह पर उतरने के कुछ मिनट बाद अंतरिक्षयान ने नासा को आधिकारिक बीप संकेत भेजा।
बीप के साथ मंगल ग्रह की तस्वीर भी थी, जो उसके रोबोटिक आर्म पर लगे कैमरे ने खींची थी। इनसाइट के 2 वर्षों के वैज्ञानिक अभियान में रोबोटिक आर्म के जरिए अभियान के उपकरणों को सतह पर उतारने में 2 से 3 महीने लगेंगे। इस बीच वैज्ञानिक सतह की तस्वीरों का अध्ययन करेंगे तथा वातावरण की निगरानी करेंगे। मिशन इनसाइट नासा के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण अभियान है। मंगल के अंदरूनी भागों के अध्ययन के लिए ये पहला अभियान है। भूकंप के कंपन की माप के लिए पहली बार धरती के अलावा किसी अन्य ग्रह पर भूकंप मापी स्थापित किया जा रहा है। किसी अन्य ग्रह की सतह पर उपकरण उतारने के लिए नासा ने पहली बार रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया है। पहली बार मंगल ग्रह की सतह पर 16 फीट की गहराई तक खोदा जाएगा। नासा के पहले अभियानों से स्पष्ट हो चुका है कि करोड़ों वर्ष पूर्व मंगल ग्रह गर्म था और वहां नमी थी, जिससे वहां जीवन की संभावनाएं अधिक थीं। मंगल ग्रह के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अगला अभियान जुलाई 2020 में भेजना तय किया गया है। उस अभियान में रहने योग्य प्राचीन स्थितियों तथा मंगल ग्रह में पुराने समय में जीवाणुओं की उपस्थिति का अध्ययन किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने PSLV C-43 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। इस रॉकेट के द्वारा भारत के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हाइसिस के अलावा 30 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाया गया है। ये रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से 29 नवंबर को प्रक्षेपित किया गया। रॉकेट से भारत के हाइसिस उपग्रह के अलावा 8 देशों के 1 माइक्रो तथा 29 नैनो उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है। इन उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ वाणिज्यिक करार किया गया था। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV की ये 45वीं उड़ान थी, जिसमें उसने हाइसिस तथा 30 अन्य उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में स्थापित किया। अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण 29 नवंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार से किया गया। अंतरिक्ष यान ने 2 विभिन्न कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित किया। मुख्य उपग्रह हाइसिस को 636 किलोमीटर दूर ध्रुवीय सूर्य की समकालिक कक्षा यानी SSO में, जबकि अन्य उपग्रहों को 504 किलोमीटर दूर ध्रुवीय सूर्य की समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया। सूर्य समकालिक कक्षा किसी ग्रह के चारों ओर स्थित कक्षा होती है, जिसमें उपग्रह पृथ्वी तथा सूर्य के बीच एक निश्चित दूरी पर अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। Exactly 15 days after a spectacular dual mission of GSLV Mark III D2 and GSAT-29, today once again Indian scientists shown their excellence. Today our Workhorse vehicle PSLV has injected the hyperspectral imaging satellite, this is a high-tech satellite, precisely into 636 kilometer orbit. Subsequently, after 2 maneuvers of PS4, once again the PSLV has injected the 30 customer satellites to their designated home. हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट या हाइसिस पृथ्वी का अवलोकन करने वाला उपग्रह है, जिसे इसरो ने तैयार किया है। ये PSLV C-43 अभियान का मुख्य उपग्रह है। उपग्रह का वजन लगभग 380 किलोग्राम है तथा इसकी कार्य अवधि 5 वर्ष है। हाइसिस का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना तथा उच्च तकनीकी की तस्वीरें उपलब्ध कराना है। The heart of the system required for hyperspectral imaging satellite is basically a optical imaging detector chip. I'm extremely happy to tell this chip has indigenously designed and developed by Space Application Center of ISRO. हाइसिस के अलावा अन्य उपग्रहों में 1 माइक्रो तथा 29 नैनो उपग्रह हैं, जो 8 विभिन्न देशों के हैं। इनमें से 23 उपग्रह अमेरिका के और 1 उपग्रह ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, कनाडा, कोलंबिया, फिनलैंड, मलेशिया और नीदरलैंड का है। इसरो के वाणिज्यिक विभाग एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड से इन उपग्रहों को प्रक्षेपण के लिए अनुबंध किया गया था।
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने पर हम देखेंगे किस प्रकार नीति आयोग, सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज तथा टेमासेक फाउंडेशन इंटरनेशनल संयुक्त रूप से भारत में जल संसाधनों के पुनर्चक्रण में मदद करेंगे। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के मुताबिक स्वच्छ जल के अभाव में प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख भारतीयों की मृत्यु होती है। रिपोर्ट में ये चेतावनी भी दी गई है कि लगातार बढ़ती मांग के कारण वर्ष 2020 तक लगभग 21 शहरों में भूजल समाप्त हो जाएगा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए नीति आयोग ने 26 नवंबर को नई दिल्ली में सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज तथा टेमासेक फाउंडेशन इंटरनेशनल के साथ संयुक्त रूप से जल पुनर्चक्रण तथा पुनर्उपयोग के लिए शहरी प्रबंधन कार्यक्रम का दूसरा चरण आरंभ किया। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी क्षेत्रों में पानी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इसलिए इन क्षेत्रों के लोगों को अत्यधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, खासकर गर्मियों के दौरान। जलवायु में परिवर्तन होने से बारिश पर इसके अस्थायी और स्थानिक परिवर्तनकारी प्रभावों के चलते असमय बारिश और पर्याप्त पानी की उपलब्धता एक बाधा बन रही है। भारत सरकार भूजल सुधार के लिए बारिश के पानी को उपयोग में लाने की योजनाओं को लागू करने के ठोस प्रयास कर रही है। फिर भी वैकल्पिक व स्थायी जल संसाधनों को शुरू करने और जल संचयन के विधिकरण की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए भारत में नीति आयोग और सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइज ने जल रिसाइकलिंग और पुनर्उपयोग के बारे में शहरी प्रबंधन कार्यक्रम के दूसरे चरण को 26 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में लॉन्च किया। From 2015 to 2018, we have collaborated together for the urban management program in New Delhi. That program focused on building up the capabilities of over 200 officials in the areas of urban planning and governance, water and wastewater management, solid waste management, and public financing. We are glad to have achieved good outcomes for that program and have in the process also co-developed 4 baseline framework documents that can be used by Indian cities as references to further their urban transformation agendas. ये कार्यक्रम टेमासेक फाउंडेशन इंटरनेशनल द्वारा समर्थित है, जिसमें पीने और दैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी को रिसाइकिल और पुनर्उपयोग करने तथा पानी का उपचार करने वाली प्रौद्योगिकी का विकास करना पहला कदम होगा। सिंगापुर पिछले 4 दशकों में अपने शहरी जल प्रबंधन के परिदृश्य को बदलने में सफल रहा है। उनका अनुभव भारत में शहरी जल परिवर्तन प्रक्रिया के लिए उपयोगी साबित होगा। Recycling and reuse of water for drinking and non-drinking purposes presents a very potential solution for ensuring assured water supply in Indian cities on a sustainable basis. And recycling and reuse has been widely practiced in Singapore. I think there's a unique example of recycling and reuse where every drop of water is recycled for reuse. And this approach would not only reduce the pressure on other water sources, but would also offer a sustainable solution for water resource management. And they've been able to successfully transform their urban waterscape over the last 4 decades, and their expertise is a great opportunity for us to learn and develop recycled water as a part of sustainable and diverse water portfolio, and we need to just customize it to the Indian context. नीति आयोग ने जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन में प्रदर्शन का आकलन और सुधार करने के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में समग्र जल प्रबंधन सूचकांक भी विकसित किया है। हमारे देश के हर भाग में स्थायी रूप से पानी की उपलब्धता और बेहतर जल प्रबंधन के लिए इस तरह की पहल बहुत जरूरी है। योग और ध्यान मनुष्यों के उचित क्रियाकलाप तथा कल्याण के लिए 2 महत्वपूर्ण अभ्यास हैं। ये दोनों प्राचीन अवधारणाएं पेट की गड़बड़ियों, किडनी के विकार, गठिया, अस्थमा, अवसाद तथा ब्रोंकाइटिस जैसी कई बीमारियों के इलाज में महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने संज्ञानात्मक विज्ञान अनुसंधान पहल के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन यानी सत्यम कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान पर वैज्ञानिक शोध तथा इसके प्रभावों को प्रोत्साहित करना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। इस कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए देखें ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। योग और ध्यान एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं जो तंत्रिका तंत्र, चिकित्सा, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र पर असर डालते हैं। लिहाजा योग और ध्यान के अध्ययन में विभिन्न और विविध विषयों के साथ दृष्टिकोण और विधियों के संयोजन तथा एक अंतर्विषयक दृष्टिकोण विकसित करने की भी आवश्यकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST ने वर्ष 2015 में अपने संज्ञात्मक विज्ञान अनुसंधान पहल के अंतर्गत एक नए शोध कार्यक्रम की संकल्पना को अंजाम दिया, जिसका नाम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन यानी सत्यम। अब DST ने विशेषकर ऐसे वैज्ञानिकों तथा अकादमिशियनों से चौथे सत्र के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया है जिनका योग और ध्यान के वैज्ञानिक पहलुओं पर शोध का पुराना अनुभव हो। The science behind the yoga, what is the mechanism, how it works, that has not been fully, clarified or has not been brought to the scientific literature for the public. And therefore, the aim of this program is to bring the mechanisms, the underlying hypothesis, and how the yoga, especially in a broader sense that includes the meditation also, does the work. And particularly into the ambit of human health. सत्यम का उद्देश्य है योग और ध्यान के द्वारा शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, स्वस्थ व्यक्तियों के व्यवहार तथा मरीजों की बीमारियों के निदान के लिए वैज्ञानिक शोध तथा उसके प्रभाव का प्रसार करना। जिन शोधकर्ताओं की इस विषय में रुचि है उन्हें अपने संस्थान प्रमुख के अनुमोदन तथा अपनी विशेषज्ञता से संबंधित प्रस्ताव के साथ आवेदन करना होगा। इस कार्यक्रम की अवधि अधिकतम 3 वर्षों की होगी। इस कार्यक्रम का प्रस्तावित फार्मा तथा विस्तृत जानकारी DST की वेबसाइट www.onlinedst.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2018 है। The yoga practitioners who may not be scientists, they are already doing the yoga either by treating the patients or advising the people in general to improve their mental health or just human well-being. They already know the value of yoga, okay, but they may not be knowing the science, okay. So that group can collaborate with the physicists, chemists and scientists and submit a proposal. So this will be, the knowledge will come out through the scientific angle. शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए योग और ध्यान के समग्र दृष्टिकोण में स्वास्थ्य लाभ की संभावना है जो तुलनात्मक दृष्टि से सुरक्षित है तथा जिसकी लागत कम है। ऐसे में सत्यम के अंतर्गत प्रतिस्पर्धात्मक शोध विभिन्न मुद्दों की पहचान करने और मानव कल्याण के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मददगार साबित होंगी। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के हाल ही में किए गए एक सर्वे में पाया गया है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भारत के अधिकांश जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। सर्वे के मुताबिक द्वीप समूह में जीव जंतुओं की लगभग 11,009 प्रजातियां हैं। सर्वे के परिणाम फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ बायोजियोग्राफिक जोन्स आइलैंड्स ऑफ इंडिया पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। सर्वे में इस क्षेत्र की प्रजातियों पर पर्यटन, अवैध निर्माण तथा खनन से होने वाले खतरों के बारे में भी बताया गया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत जैव प्रौद्योगिकी विभाग साथ मिलकर औषधीय वनस्पतियों की तलाश कर रहे हैं। वो स्तन कैंसर तथा सिकल सेल रक्ताल्पता के निदान के लिए गांजे के इस्तेमाल से तैयार दवाओं के अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं। ये अध्ययन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत भारतीय संवेद औषध संस्थान तथा टाटा स्मारक केंद्र के अंतर्गत किया जा रहा है। अध्ययन को पूरा होने में 5 से 6 वर्ष लगेंगे।
पुणे स्थित राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने कैंसर के उपचार के लिए सटीक गणना पर आधारित बेहतर प्रोटोकॉल के लिए गणितीय मॉडल विकसित किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस विधि में दवाओं की सटीक मात्रा तथा इलाज का सटीक चक्र विकसित कर कैंसर के इलाज के दौरान होने वाले दुष्प्रभावों पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी। इस शोध के बारे में PLOS ONE पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के शोधकर्ताओं ने मणिपुर के कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क में हॉक डियर की एक उप प्रजाति पाई है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये हिरण AP एनामिटिकस प्रजाति का है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार हॉक डियर विलुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल है। इस खोज से विलुप्त प्राय हॉक डियर के संरक्षण में मदद मिलेगी। यह अध्ययन साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। वन और वन्य जीवन विभाग पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व फाउंडेशन और वायनाड आधारित फर्न्स नेचुरलिस्ट सोसाइटी द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में केरल के पेरम्बिकुलम बाघ संरक्षित क्षेत्र में तितलियों की लगभग 221 प्रजातियां पाई गई हैं। ये सर्वे 60 विशेषज्ञों तथा 50 वन संरक्षण कर्मचारियों ने मिलकर संपन्न किया। सर्वे में तितली की रेड डिस्क बुश ब्राउन प्रजाति को भी देखा गया। पश्चिमी घाट की ये स्थानिक तितलियां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा वन में केरल की राजकीय बुद्धा पीकॉक प्रजाति की तितलियां भी प्रचुर संख्या में पाई गई। लद्दाख के हैंडले स्थित भारतीय खगोल वेधशाला में ग्रोथ टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष के अपने पहले अवलोकन में नोवा का विस्फोट देखा है। नोवा सफेद बौने तारे की सतह पर होने वाला विस्फोट है। एक सामान्य सफेद बौना तारा सूर्य की तरह होता है, लेकिन आकार में पृथ्वी से थोड़ा ही बड़ा होता है। इस नोवा तारे का नाम M31N2008 रखा गया है। ग्रोथ का पूरा नाम है ग्लोबल रिले ऑफ ऑब्जर्वेशन वॉचिंग ट्रांजिएंट्स हैपन, जो भारत का पहला रोबोटिक टेलीस्कोप है। यूरेक अलर्ट अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान रिपोर्ट्स 2019 छात्रवृत्तियों की घोषणा कर दी गई है। इस वर्ष छात्रवृत्ति के लिए इजिप्ट के मोहम्मद एल्सन बैटी रमदान, भारत की स्फूर्ति रमन, इंडिया साइंस वायर विज्ञान प्रसार में कार्यरत भारत की ही ज्योति सिंह, स्लोवेनिया की ली यूडोव तथा चीन की ली झेंग का चयन किया गया है। यूरेक अलर्ट अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान रिपोर्टर्स छात्रवृत्ति का गठन 2004 में किया गया था। AAAS संचालित विज्ञान समाचार सेवा यूरेक अलर्ट द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्तियां विलियम टी गोल्डन एंडाउमेंट फंड फॉर प्रोग्राम इनोवेशन द्वारा दी जाती है। ये छात्रवृत्तियां प्रगतिशील देशों में विज्ञान रिपोर्टर के रूप में अपना पेशेवर जीवन शुरू करने वाले पत्रकारों को नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान की रिपोर्टिंग करने तथा दुनिया भर में अपने हम पेशेवरों से संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से दी जाती है। विज्ञान के इतिहास में हम याद कर रहे हैं जोसेफ एडवर्ड मरे को, जिनका जन्म 1 अप्रैल 1919 को अमेरिका में हुआ था। वो अपने समय के एक प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन थे। डॉक्टर मरे ने 23 दिसंबर 1954 को इंसानों में पहला सफल किडनी प्रत्यारोपण किया था। ये प्रत्यारोपण एक समान दिखने वाले जुड़वा बच्चों में किया गया था। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए उन्हें वर्ष 1990 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें इंसानों में होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए अंग तथा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर डोनाल्ड थॉमस के साथ संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर मरे तथा अन्य वैज्ञानिकों ने मिलकर इम्यूरान नामक दवा विकसित की, जिसका अंग प्रत्यारोपण में सफल इस्तेमाल किया जाता है। मरे ने वर्ष 2001 में सर्जरी ऑफ द सोल रिफ्लेक्शंस ऑन अ क्यूरियस करियर नामक अपनी आत्मकथा प्रकाशित की। 26 नवंबर 2012 को 93 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। डॉक्टर मरे के प्रयासों से विभिन्न अंगों तथा प्रत्यारोपण तथा मनुष्य को होने वाली कई जानलेवा बीमारियों का उपचार संभव हुआ। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने विचार हमें जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।